आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, टॉपिक अच्छा है, इससे रिपीट क्वेश्चन खूब होते हैं और टॉपिक का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए कब से 9 से लेकर 24 तक, वो भी आपके क्या कह सकते हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हो उस वो नहीं, मोटी वाली जो ग्रंथ थी उससे क्वेश्चन चुन के लाए हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझा पाए तो पक्का एक लाइक तो बनता है। ओके, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है ओके, तो आप जिस भी एरिया से देख रहे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जिस भी गांव से, ओके, उसका नाम आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको याद है पिछले बार जब वीडियो बनाए थे उसमें एक वीडियो था ऐसा, तो काफी लोगों ने बताया तो बहुत अच्छा लगा था, चलो यहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, खुशी मिलती है थोड़ी सी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और काफी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर से पूछे गए, वो भी हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, तो कोशिश करते हैं समझने की। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन। डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, कब पूछा है, 15, 16, 18, 19, 24, अब कितना पूछेगा। ओके, तो किस पे कार्य करता है, ऐसा ही कुछ होता है डायनमो की कहानी। तो ये होता है अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, सिंपल सा एक लाइन की कहानी, याद रखेंगे जब आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया गया होगा उस टाइम में। नेक्स्ट, उसी का मतलब जब पूछा था सेम क्वेश्चन एक बार रख दिया समझने के लिए। तो क्या है, डायनमो के कार्य सिद्धांत आधारित होता है किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, तो सेकंड का भी क्या हो जाएगा, बी। तो इसको लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको कंपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ इज फाई, देन द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होता है। शक्ति गुणांक किससे दिखाते हैं, कॉस फाई से दिखाते हैं ऑलरेडी। शक्ति गुणांक कॉस फाई आर बाई जेड या आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये पूरा का पूरा याद रखने का है। ठीक है, तो यहां तो सिंपल सा पूछा है कॉस फाई, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, ए। आज जो 15-17 में था वो भी देख लीजिए, धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर फाई है, तो शक्ति गुणांक क्या होगा, कॉस फाई। कॉस फाई, तो 4 का बी। नेक्स्ट, क्या रहा, एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन आई इक्वल्स टू समथिंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। विद्युत वाहक का समीकरण इतना देख के रखा है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। देखो, इस क्वेश्चन को हम बार बार कहते हैं, हर एक बैच को कहते हैं, इस वाले क्वेश्चन में जितने भी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो वो निकाल लो, क्योंकि क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिर्फ यहां आवृत्ति पूछा है ना, तो हम कोशिश करेंगे इसमें जो भी आप निकाल सकते हो निकालिएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो, I इज इक्वल टू क्या दिया है, 0.6 साइन 100 पाई टी, लिख लिए। अब इसका जो समीकरण होता है वो लिख लो इसके साथ में, ये होता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख लिए। अब कंपेयर करते जाओ ऊपर वाले के नीचे वाले के साथ, तो आई नॉट के जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखो ये कलर चेंज कर देते हैं, ये आई नॉट के जगह पे यहां लिखा हुआ है ये, तो आई नॉट की वैल्यू दिस, यहां पे ओमेगा की जगह पे लिखा हुआ है 100 पाई, तो ओमेगा की जगह पे 100 पाई लिख लो, बात खत्म। तो अपनी हुई कहानी। यहां पे यदि आपसे शिखर मान पूछता, पिक वैल्यू पूछता, तो आप लोग लिखते 0.6 एम्पियर, यदि पूछा नहीं है। ओके, दूसरा चीज, यदि कोणीय आवृत्ति पूछता तो हम लोग लिखते 100 पाई। ठीक है, अब पूछा क्या है, आवृत्ति पूछा, तो आवृत्ति ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू एन, आवृत्ति बराबर 100 पाई। अब इसको काटेंगे तो पाई से पाई, 2 से ये 50, तो आवृत्ति बराबर कितना, 50 हर्ट्ज, जो हमसे यहां पे पूछा है। हो गया। अब साथ में यदि आपको पूछ देता टाइम पीरियड, बताइए आवर्तकाल क्या होता है, तो आवर्तकाल क्या होता है, 1/, आवृत्ति होती है, तो मतलब 1/50 कह सकते हैं सेकंड। पूछा नहीं है लेकिन फिर भी इसमें जो भी निकाल सकते हैं, जैसे आई आरएमएस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आई एवरेज भी निकाल सकते हैं, यदि आपको आई नॉट पता है तो उस सब को भी आपको करके रखिए, आगे मिलेगा क्वेश्चन निकालेंगे देखेंगे। तो इसका आंसर हो गया 5th का बी। चलिए 6th भी, जो 15 और 17 में पूछा था, देखो कहीं कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में, डाटा तक चेंज नहीं करता है, और क्या चाहिए आपको, मतलब दिल जिगर किडनी गुर्दा फेफड़ा सब निकाल के देख के रखा है बिहार बोर्ड, भैया पढ़ लो, कम से कम क्वेश्चन बैंक बना लो,
कि आप मार्क्स ले आओ, अच्छा नंबर ले आओ, रिजल्ट बनाओ, ओके। तो PYQ को अच्छे से देखना है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, सेम टू सेम कहानी है ना, 0.6 sin 100 पाई टी, सेम कहानी। तो 50 हर्ट्ज, आंख बंद करके। चलिए नेक्स्ट अपना कर रहा है, तो व्हाट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज मेजर्ड बाय हॉट वायर एमीटर। इससे भी क्वेश्चन पूछा है। कब पूछा है, 16 में, 20 में और 24 में। अब कितनी बार पूछेगा, तो क्या वैल्यू होती है, RMS वैल्यू निकाली जाती है 3-3 साल बार बार लगातार। जो 16 और 20 में पूछा था, हॉट वायर एमीटर मेजर एसी परिपथ में तप्त तार यंत्र मापता है, क्या मापता है, एसी का RMS मान। तो 8वां का क्या हो जाएगा, सी। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, कहीं कोई अंतर नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बोलो या इंपीडेंस बोलो, ओके, या रेसिस्टेंस बोलो, सारे के सारे बहादुरों का एक ही यूनिट होता है, वो होता है ओम। ओम शांति ओम, ओके। तो रिएक्टेंस बोलो, इंपीडेंस बोलो, रेसिस्टेंस बोलो, सबका यूनिट ओम। तो ऑलरेडी रिएक्टेंस का क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा का ओम, याद रहेगा, ओके रहेगा। तो और इससे पहले आपको पूछा था रिएक्टेंस का, तो इसलिए कहते हैं बार बार थोड़ा सा दाएं बाएं करके पढ़िए। पिछली बार पूछा कब, 2013, 15, 16, 17, 18 में आपको रिएक्टेंस का पूछा। उस टाइम में ही बोले थे रिएक्टेंस का, इंपीडेंस का, रेसिस्टेंस का, सब का यूनिट क्या होता है, ओम। तो हरिओम। चलिए 10वां का ए। नेक्स्ट, एसी सर्किट पावर इज लॉस इन वनली। पावर किस में लॉस होता है, तो रेसिस्टेंस में लॉस होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझ लो। देखो रेसिस्टेंस की यदि हम बात करें, तो रेसिस्टेंस के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू EI cos फाई। और रेसिस्टेंस के केस में जो फाई की वैल्यू होती है वो होती है 0 डिग्री, इसलिए सिंपल सा E इंटू आई लिखते हैं इसको, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर यदि हम बात करें, तो यहाँ पे फाई की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है, या π/2 कह लो। और पावर इक्वल्स टू क्या, EI cos π/2, और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो यहाँ पावर 0। उसी तरीके से इंडक्टर की बात करें, तो यहाँ पर भी फाई की वैल्यू क्या होती है, π/2, मतलब धारा और EMF के बीच का जो एंगल होता है वो उसकी बात हो रही है। तो P यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। तो पावर लॉस हुआ कहाँ पे, सिर्फ प्रतिरोध में, रेसिस्टेंस में। तो आंसर किसके साथ जाएगा, एक के साथ जाएगा, जाएगा पक्का वाला। तो 11 का क्या हो जाएगा, ए। तो इसको भी याद रखिएगा, कहां पे, रेसिस्टेंस के केस में 0 फाई की वैल्यू, कैपेसिटर केस में π/2 और इंडक्टर केस में π/2, चूंकि ये कहानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट इज। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। देखिए सेम फॉर्मूला यूज किए यहां पर भी, E RMS I RMS cos फाई पूछा ना था 2022 में। तो थोड़ा सा इसके साथ साथ एंगल याद कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, कुछ नहीं। तो क्या हो जाता, I RMS E RMS cos फाई, तो 12 का क्या हो जाएगा, D। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन ए फुल साइकिल। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता क्या। देखो जब माध्य मान की बात करते हैं तो उस समय जो हम लोग निकालते हैं, देखो ऐसा होता है कहानी, ठीक है। एसी की ये कहानी होती है, ये होती है प्लस, ये होता है माइनस, ठीक। यदि इसका माध्य निकालोगे पूरे सर्कल मतलब पूरे साइकिल का, तो वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये जितना ऊपर ये उतना ही नीचे ही है, तो पूरा का पूरा 0। लेकिन हाफ के लिए यदि बात करते तो हाफ के लिए एवरेज वैल्यू जो होती है 2/πI0, ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो यहां किसके लिए पूछ रहा है, पूरे चक्र के लिए। तो पूरे चक्र के लिए क्या हो जाएगा, होगा, भावनाओं को समझ रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू जो अपन निकालते हैं वो किसके लिए निकालते हैं, हाफ साइकिल के लिए। और जबकि आरएमएस वैल्यू जो निकालते हैं वो फुल साइकिल के लिए निकालते हैं। इतना सा ध्यान रहेगा, आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल के लिए और एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। जो अपना 2/πI0 होता है वो हाफ साइकिल के लिए होता है, और IRMS जो होता है I0/√2 फुल साइकिल के लिए होता है, ठीक है। तो हो गया 13 का डी। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक बाय ए कैपेसिटर। कैपेसिटर
कैपेसिटर किस चीज को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। देखो, तो यदि कैपेसिटर के कारण जो रेजिस्टेंस होता है वो अनंत हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो वो ब्लॉक करेगा उसको। तो कैपेसिटर के लिए हमारा जो होता है वो होता है XC इज इक्वल टू 1/ωc, ठीक है। और ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी। देखो एसी के पास फ्रीक्वेंसी होती है तो कोई झंझट नहीं है, लेकिन डीसी के पास फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। मतलब डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी क्या होता है, 0। तो इसको यदि 0 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 0 इंटू सी, मतलब 1/0, इट मीन्स इनफाइनाइट। तो जो इंडक्ट कह सकते हैं, जो कैपेसिटर अपना होता है वो किसको ब्लॉक कर देता है, डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है, दिष्ट धारा को ब्लॉक कर देता है। तो कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा, डीसी, क्योंकि एसी के पास तो फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, तो ये सब फॉर्मूला याद रखेंगे, x इक्वल्स टू 1/ωc, XL इक्वल्स टू ωL, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, बी। 15, दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट इज इंडक्टिव, ठीक है। तो इंडक्टिव का मतलब क्या, XL क्या होता है, ωL, ठीक बात। ओके, तो ऑलरेडी देखो 2024 में किसके लिए पूछा, कैपेसिटर के लिए, 2022 में किसके लिए पूछा, इंडक्टर के लिए। ओके, तो इसलिए कहते हैं दाया बाया थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि इससे पूछा तो अगला का भी ध्यान रखिए कि उसमें क्या होता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू L, और दिष्ट धारा के लिए फॉर डीसी, डीसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, मतलब 2 पाई इंटू 0 इंटू L, मतलब पूरी कहानी 0, शून्य, लड्डू। तो लड्डू का मतलब ये हो गया। 15 का ए, तो एक पूछा है, इसको हम नहीं कहेंगे दोनों सेम है, ओके, लेकिन ये इसको जरूर कहेंगे कि बुआ ऐसा पूछा था तो ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो दोनों कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो 2022 की कहानी में ए आ जाएगा, 15 का ए। चलिए 16, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है, करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो यहां एसी और डीसी की बात चल रही है अपनी। तो एसी क्या होता है, एक बार दाहिना जाएगा एक बार बायां जाएगा, मतलब एक डायरेक्शन में तो चलने वाला बहादुर है नहीं। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या चाहिए, एक ही प्लेट को आपको प्लेट करना है, मतलब कलर करना है या प्लेटिंग करनी है, तो उसको डायरेक्ट करंट की जरूरत पड़ेगी जो एक ही डायरेक्शन में चले। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो कहानी होती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डीसी की। तो 16 का ए। नेक्स्ट, तो अभी आपको पता ही आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। अब फिलहाल 1 जनवरी तक आपके क्रैश कोर्स की कीमत मात्र 199 की गई है, ठीक है। तो यदि आप लोग इच्छुक होंगे तो जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको जो भी अभी वीडियो चल रहा है, ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगा। और टाइम टू टाइम उसमें उसी चैप्टर्स को, टॉपिक्स को पढ़ाया जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट 199 में आपको पूरा क्रैश कोर्स दिया जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। LR परिपथ की प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो किसके लिए कह रहा है ये, अपना L और R के लिए। मतलब C नहीं है तो C वाले टर्म को क्या करेंगे, गायब कर देंगे। तो क्या अपना मिलेगा यहां से, Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है क्या, नहीं है, नेक्स्ट टाइम पर ही पूछ ले। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं R²। अभी जस्ट पीछे भी देखे थे XL बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू L, ओमेगा L का स्क्वायर। तो यहां से अपना क्या बनेगा, R² प्लस ओमेगा² L², R² प्लस ओमेगा² L²। ऐसी ही जिंदगी आसान है यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं एग्जाम तक। तो क्या सकते हैं 17 का D। 18 क्या है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल कैपरेटेड टू प्राइमरी कॉइल इज। चलो, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होता है। तो द्वितीयक कुंडली में मतलब सिंपल सा कह सकते हैं, देखो IP/IS
ठीक है। आईपी बाई आई एस की वैल्यू क्या होती है, किसके लिए कह रहा है, ऊंचाई ट्रांसफॉर्म, ऊंचाई ट्रांसफर के लिए क्या होता है, के की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो यहां से आईपी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आई एस। ठीक, तो क्या कह रहा है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में धारा का मान था, द्वितीय कुंडली में धारा का मान ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा का मान क्या होगा, आईपी बाई आई एस ऊंचाई ट्रांसफर। ठीक है, तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आईपी की वैल्यू बढ़ जाएगी ना, प्राइमरी कॉइल में ज्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल में कम होगा। तो द्वितीय कुंडली में धारा का मान क्या होगा, प्राथमिक कुंडली की तुलना में, द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होगा, द्वितीय कुंडली में ऊंचाई ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिंपल सा कह सकते हैं सेकेंडरी कॉइल में जो धारा का मान होगा वो प्राइमरी कॉइल से कम होगा। तो कौन सा होगा, कम होगा। यदि ये तो हो गई धारा के टर्म में, यदि हम वोल्टेज के टर्म में चाहते तो वी एस बाई वीपी लिखते, और नंबर ऑफ क्या कहते हैं टर्न के टर्म में चाहते, मतलब कुंडलियों की संख्या के टर्म में चाहते तो एन एस बाई एनपी को करते, यदि ऊंचाई है तो के इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 करेंगे, यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो के लेस देन 1 करेंगे। तो जब भी अभी मान लो ऊंचाई पूछा तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि अपचयी के लिए पूछे। ठीक है, तो अपचयी के लिए यदि हम बात करें तो क्या कहते हैं, आईपी बाई आई एस इज लेस देन 1, इट मींस आईपी इज लेस देन आई एस। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए बात करें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, सेकेंडरी कॉइल से। तो कह रहा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर द वैल्यू ऑफ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, कम होगा, आई एस क्या है, कम है, तो कम होगा। ओके, तो 18 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 19, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ऑफ इक्वेशन दिस। देखो इससे पहले भी 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा था ना, और उसी क्वेश्चन कई बार पूछे हुए था। यहाँ पे क्या पूछा है आपको, आरएमएस वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आई नॉट, जैसे उस क्वेश्चन में बोले थे। तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू कितना दिया, 60 साइन 100 पाई टी। कंपेयर किसके साथ करेंगे, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 और ओमेगा की वैल्यू 100 पाई। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 100 पाई है मतलब 50 हर्ट्ज। लेकिन पूछ तो नहीं रहा है फ्रीक्वेंसी, पूछ क्या रहा है, आई आर एम एस। आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट बाई √2, बरोबर। आई नॉट की वैल्यू पता है 60, तो 60 बाई √2, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 30√2 एम्पियर, होएगा, होएगा। तो जहां तक हमारा ख्याल है कि आपके साथ क्वेश्चन बैंक में इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि शायद वहां पे 30 नहीं देके शायद 60 लिखे हुए था क्वेश्चन बैंक आपका। तो 30√2, चूंकि एक आंसर मिलाना था इसलिए अपन उसको सही कर लेते हैं। तो 30√2, तो 19 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए 20 की बात करते हैं। क्या रहा है, फॉर रिजोनेंस कंडीशन इन एनी एलआरसी सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इज। इन एलआरसी परिपथ में, किसी एलआरसी परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर क्या होता है। देखो रेजोनेंस की कंडीशन की बात करें, ठीक है, अनुनाद की स्थिति की बात करें तो उस टाइम में अपना क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, इतना ध्यान रखना है। और अपने को पता ही है tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। और चूंकि एक्सएल एक्ससी क्या है, बराबर है, तो मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0/r, मतलब 0। और tan की वैल्यू 0 कब होती है, tan 0 पे, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 0 डिग्री। तो फाई इक्वल्स टू कितना, कितना आसान था, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सारे के सारे जो डब्बे हैं इस डब्बों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि डब्बे से ही सारा क्वेश्चन बनना है। तो 20 का हो जाएगा डी। चलिए 21, द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिंग करंट इज। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टा के बीच कालांतर। याद होगा अभी एक क्वेश्चन समझा रहे थे पावर वाला,
वहां पे एकदम साफ साफ लिखे थे, जिसमें केवल प्रतिरोध होगा वहां फाई की वैल्यू कितनी, 0। जिसमें केवल क्या होगा, इंडक्टर होगा, उसमें फाई की वैल्यू π/2। जहां केवल कैपेसिटर होगा वहां फाई की वैल्यू π/2। तो यहाँ केवल क्या है, ओनली कैपेसिटर, तो क्या होगा π/2 बोले तो 90, तो 21 का क्या हो जाएगा 90, तो 21 का बी। नेक्स्ट, पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू, इससे पहले भी है शायद याद होगा, R/Z cos फाई। पावर फैक्टर का ऐसा पूछा था ना, cos फाई पावर फैक्टर, तो R/Z, तो सिंपल सा 22 का ए। चलिए नेक्स्ट 23, प्रेरित प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव मतलब XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी, चाहे एफ से लिखो, एन से लिखो, न्यू से लिखो, जिससे मन करे उससे लिखो, का सिंपल सा इंटू क्या चीज एल। ये क्या हो गया 2 पाई एफ इंटू एल, तो 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, यही तो है। तो 23 का क्या हो जाएगा ए। इसलिए कहते हैं बार बार, ये कई इससे पहले भी हम लोग यूज किया ना इसको, इसलिए कह रहे जितने भी डब्बे में है इंपॉर्टेंट समझ के उसको तो पक्का वाला देखिए। चलिए 23 के बाद 24, निम्न से कौन उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। अभी जस्ट समझाए थे, एक ही को नहीं सबको ध्यान में रखिए। उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए किसके वोल्टेज के टर्म में दिया है, मतलब VS/VP, इसको क्या होना पड़ेगा उच्चाई के लिए ग्रेटर देन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ग्रेटर देन 1, तो सिंपल सा VS इज ग्रेटर देन VP, मतलब सिंपल सा कौन सा VS इज ग्रेटर देन VP, मतलब सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज क्या होगा ज्यादा होगा किससे, प्राइमरी कॉइल से। तो 24 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 25, ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है। अभी जस्ट ये जो के लिखा हुआ यही तो परिणमन अनुपात है। कितनी बार क्वेश्चन एक ही डब्बे से बन रहा है, तो किसके टर्म में दिया है VS/VP हमारा होता है, तो VS/VP, तो 25 का ए। इसको याद रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट आरसी का बीमीय सूत्र क्या होता है, आरसी। चलिए इसके लिए अपन लोग इस दोनों में से देखो जिसके चाहिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, XC इज इक्वल्स टू 1/ωc। XC क्या जस्ट बोले थे कुछ समय पहले कि XC बोलो या Z बोलो चाहे R बोलो, सारा का सारा क्या है रेसिस्टेंस है। तो सिंपल सा जो इसका होगा वही रेसिस्टेंस का होगा, मतलब R इज इक्वल्स टू 1/ωc। तो इस C को इधर ले आओ तो क्या बनेगा 1/ω, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है सेकेंड पे पावर -1, इट मीन्स ये ऊपर जाएगा तो सिंपल सा यूनिट क्या हो जाएगा इसका सेकेंड। कितना आसान है। तो ये हो गया सेकेंड। तो इसका बीमीय सूत्र पूछा है, सेकेंड का क्या होता है m0 L0 T1, m0 L0, यही तो है एक लौता, है ना इजी। चलिए तो 26 का डी। नेक्स्ट 27, फेज डिफरेंस इन LR सर्किट इज, LR परिपथ में कालांतर होता है। कालांतर किसके लिए याद होगा, इससे पहले भी यूज किया, XL - XC/R। तो फाई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स कौन सा सर्किट है LR सर्किट है, मतलब XL - XC में से XC को हटा दो तो सिंपल सा क्या बचेगा R। LR है ना, तो L और R को ही यूज करेंगे। tan फाई इज इक्वल्स टू इतना, तो फाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स XL/R, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स XL का मतलब ωL/R। क्या विचार, तो tan इनवर्स ωL/R, तो 27 का C। क्या थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तो आपको एक काम बोले थे शुरुआत में, याद है ना, जिस भी जगह से आप वीडियो देख रहे हो वहां का नाम आप पक्का वाला कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भावनाओं को समझिए। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तेज धारा के लिए प्रेरित प्रतिघात होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट। शायद ये क्वेश्चन पहले भी था, याद होगा।
इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल इक्वल्स टू क्या होता है ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, तो ये पूरा की पूरी कहानी 0, तो आंसर क्या होगा 0। यही क्वेश्चन था शायद। तो 28 का ए। 29 द रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू और अल्टरनेटिंग करंट ऑफ IRMS एंड पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I नॉट इज, ऑलरेडी पता है अपने को IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2। तो IRMS बराबर क्या लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, सिंपल सा 1/√2 को सॉल्व करेंगे तो 0.707 आता है, तो मतलब ये वाली कहानी। ठीक है, तो 29 का सी। 30 कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, कैपेसिटी मतलब XC इज इक्वल्स टू 1/ω_C, 1/ω_C। इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि हमको लगता है अब तो याद ही हो गया होगा कि भैया एक्सेल क्या होता है और XC क्या होता है। एक्सेल वो कपड़ा वाला नहीं कि एक्सेल साइज का हम पहनते हैं। ओके, तो 30 का क्या हो जाएगा डी। 31 इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर ऑफ ए इंडक्टेंस L इन AC सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L, बात खत्म। तो 31 का बी। ये सब क्वेश्चन मतलब नहीं लगता कि सब देखा देखा एक ही क्वेश्चन को सर जी खाली इन्ने सुने दाया बाया नाम हो रहा है और हर एक साल वही पूछ रहा है, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो लगेगा आपको भी। तो 31 का बी। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के लिए निम्नलिखित से कौन सही है। कन्वर्ट AC इंटू DC, AC को DC में बदलता है क्या, ना। कन्वर्ट DC इंटू AC ऐसा काम करता है, बिल्कुल नहीं करता, ये अच्छा बच्चा है। इंक्रीज और डिक्रीज DC वोल्टेज, DC के साथ तो मजाक ही नहीं करता ये। इंक्रीज और डिक्रीज AC वोल्टेज, तो जो भी काम करता है ट्रांसफार्मर वो AC के करता है, तो जो भी कम करेगा या ज्यादा करेगा किसका करेगा, AC का करेगा। ओके, तो कह सकते हैं डी। 32 का डी। नेक्स्ट 33 एन AC सर्किट हॉट वायर मेजर, याद होगा वहां पे भी रखे थे तो दोबारा आ गया है। RMS वैल्यू ऑफ AC 33 का सी। 34 विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अब सही ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, स्टेप डाउन वोल्टेज डाउन। ठीक है, तो स्टेप डाउन में है बात तो सिंपल सा VS/VP की बात करें, स्टेप डाउन है मतलब लेस देन 1, तो V सेकेंडरी इज लेस देन VP। घटती कौन है, वोल्टेज तो घटती है वो तो हमको ही पता है, और करंट की वैल्यू क्या होती है, स्टेप डाउन में करंट की वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है कि स्टेप डाउन है ना, स्टेप डाउन में कौन से मान बढ़ता है, तो करंट का मान बढ़ता है, याद रखेंगे। ओके, तो 34 का बी। चलिए 35 LR परिपथ की प्रतिबाधा, अच्छा वहां पे मैच किए थे ना, याद होगा, तो क्या हो जाएगा LR √R² प्लस ω² L², ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। तो 35 का डी। 36 द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड RMS वैल्यू, देखो ये क्वेश्चन इससे पहले भी किसी साल पूछा है ना, दोनों में अंतर कुछ हो नहीं है, सिर्फ भावनाएं पलटते रहता है। पीक वैल्यू और RMS वैल्यू, तो हमको पता IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2, तो किसका रेशियो पूछ रहा है, शिखर मान और मूल माध्य वर्ग मान का, मतलब शिखर मान ये, तो इसको इधर ले आते हैं, तो लिख सकते हैं इस साइड आ जाएगा √2, इस साइड आ जाएगा I नॉट बाई IRMS, I नॉट बाई IRMS, यही पूछ रहा है आपको रेशियो, तो कौन हो जाएगा √2 हो जाएगा, आंसर बी। कोनो समस्या। चलिए 36 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट 37 द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू, कॉमेडी है, इसमें क्या पूछ रहा है, शिखर मान मतलब पीक वैल्यू और RMS वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है, RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू, दोनों में अंतर क्या है, सिर्फ उल्टा करके पूछा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब, हम अति प्रसन्न हुए। IRMS इज इक्वल्स टू I नॉट बाई √2। ठीक है, तो किसका किसका पूछ रहा है, RMS वैल्यू एंड पीक वैल्यू, मतलब IRMS इस साइड इसको लेके आएंगे, ये क्या हो जाएगा 1/√2,
मतलब दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, उससे अच्छा एक ही देता। चलिए तो 37 का हो जाएगा बी। 38 एलआर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है, शक्ति गुणांक ये भी पूछा है भैया। शक्ति गुणांक क्या होता है अपना, सिंपल सा cos फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड, ठीक है। और कौन से परिपथ के लिए है, एल आर के लिए, तो सिंपल से हम लोग क्या लिखेंगे, cos फाई इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाई, किसके लिए चाहिए, एल और आर के लिए चाहिए, मतलब ये एक्स की कहानी नहीं होगी, तो मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ऐसा तो दिया नहीं है तो एक्सएल की वैल्यू पुट कर लेंगे, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब ओमेगा एल, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सही है, तो ये हो गया 38 का बी। चलिए 39 द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर आर N1 N2। देखो इस टेबल को हमको लगता है चौथी या पांचवी बार यूज कर रहे हैं ना, यदि आपको ध्यान में होगा तो किसके लिए पूछ रहा है, उच्चई ट्रांसफार्मर या कह सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है अपना सिंपल सा NS बाई NP इज ग्रेटर देन 1, तो NS इज ग्रेटर देन NP, मतलब प्राइमरी के लिए N1 लिखा है तो मतलब लिख सकते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1, तो N2 इज ग्रेटर देन N1। मतलब इस क्वेश्चन में प्राइमरी सेकेंडरी नॉन लिख के 1 2 लिख दिया है, मतलब भावनाएं वही थी, चलो कोई नहीं। तो 39 का क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट 40 प्रत्यावर्ती धारा में यदि धारा I और वोल्टता के बीच का कालांतर फाई है तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। देखो यही धारा की बात की, इसके दो घटक टूटते, एक अपना cos फाई एक sin फाई, ठीक है, और इसके साथ ये 90 का बनाता है, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, इसलिए ये जो होता है I RMS sin फाई, इसी को हम लोग कहते हैं वाटहीन घटक, मतलब जो पावर का कोई कंजम्पशन नहीं करता है, तो I sin फाई, तो आंसर ये सही है, क्योंकि फाई की वैल्यू 90, तो पावर खाएगा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो 40 का क्या हो जाएगा सी। चलिए 41 इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन इन दिसना एंड दिसना रिस्पेक्टिवली, पावर लॉस इन द सर्किट इज। तो आपसे पावर लॉस पूछ रहा है, फॉर्मूला ऑलरेडी इससे पहले यूज किया है, तो सबसे पहले पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई। कॉस फाई मतलब क्या, V और I के बीच का फेज डिफरेंस। तो यहां पे देखा जाए I आपको दे के रखा है कितना 5 cos फाई, 5 cos ओमेगा टी, और V दे के रखा है आपका 200 sin ओमेगा टी। तो अब दोनों एक साइन में एक कॉस में, तो इसमें तो फेज डिफरेंस निकलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा किसमें, साइन में। तो अपने को पता है एक चीज याद होगा, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 cos 90 प्लस थीटा, मतलब सॉरी कॉस नहीं लिखेंगे, इसको कॉस को बदलना है साइन में, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं साइन पाई बाई 2 90 प्लस थीटा। तो यहां पे यदि बोला जाए कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितने का है, फाई निकल जाएगा कितना ओमेगा, ओमेगा टी, थीटा क्यों लिख रहे हैं, ओमेगा टी ना लिखेंगे हम, ओमेगा टी ऐसा। तो दोनों को यदि डिफरेंस करेंगे ओमेगा टी और पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी का, तो क्या आएगा फेज डिफरेंस पाई बाई 2, और अपने को पता है इसमें cos फाई होता है, फाई की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 0, तो पावर सिंपल सा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आया ना फाई की वैल्यू 1/2, तो cos फाई मतलब cos 90 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0, इसलिए पावर क्या हो जाएगा शक्ति हानि 0, ठीक है। चलिए 41 42 द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर करंट, ओके,
तो हम लोग जानते हैं IRMS, एक ही क्वेश्चन कितनी बार, I0 बाई √2। तो किसके किसके बीच का रिलेशन, I0 बराबर क्या हो जाएगा, I0 बराबर हो जाएगा √2 IRMS। तो √2 IRMS 42 का A सही है। नेक्स्ट 1 बाई L ओमेगा इज यूनिट ऑफ, इसका यूनिट क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा L जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है। तो यहां से हमको किसका चाहिए, 1 बाई L ओमेगा, मतलब ये इस साइड है ये इस साइड, यही ना, तो ये अपना होता है रेसिस्टेंस, ठीक। तो सिंपल सा इसको कह सकते हैं 1 बाई ओमेगा L को लिखेंगे तो 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा L। इसका यदि हम कहते तो MHO महो कहते 1 बाई रेसिस्टेंस है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम लोग कहेंगे नन। 1 बाई आर मतलब आर का होता है ओम, आर का उल्टा मतलब महो, ओके, इसको सिंबल में ऐसा लिखते हैं। तो 43 का क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रत्यावर्त द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, कितनी बार एक ही क्वेश्चन, पीक वैल्यू मतलब I0 और आरएमएस वैल्यू में रिलेशन क्या क्या, पीक वैल्यू, और चलो एक ही क्वेश्चन है भाई, IRMS इज इक्वल्स टू I0 बाई √2, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस, तो पीक वैल्यू मतलब इसको इधर, तो √2 इज इक्वल्स टू I0 बाई IRMS, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा √2। तो मतलब सबको कलेक्ट करके वहां पे दिए थे, सिर्फ दिखाने के लिए है कि भैया 2016 में ऐसा पूछा है। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी। 45 द पीक वैल्यू ऑफ एसी 440 वोल्ट, वर्चुअल वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू कहिए, आरएमएस वैल्यू कहिए, इफेक्टिव वैल्यू कहिए, सब एक बात। तो सिंपल सा I वर्चुअल इक्वल्स टू क्या होता है, I0 बाई √2, I0 की वैल्यू कितना दिया 440 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हो जाएगा 220 इंटू √2 एम्पियर, 220 √2 वोल्टेज दिया है ना, सॉरी, ठीक। तो वर्चुअल हो गया अपना 200 √2, तो आंसर हो जाएगा 45 का सी। नेक्स्ट ये वाली क्वेश्चन थोड़ी सी अच्छी है, क्योंकि आप चांस कम है आपके जो अलग अलग पब्लिकेशन में आते हैं उसमें ये क्वेश्चन मिले, बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, डिस्क धारा की आवृत्ति क्या होती है, अभी जस्ट कई बार बात कर चुके, क्या होता है 0, तो पहला का सी मतलब ये और ये खत्म। दूसरा चौक कॉइल का चलो नहीं पता, हटाओ। एनर्जी डेंसिटी का पता है, चलो वो भी नहीं पता, एक और देख लेते हैं। किलोवाट आवर, इसका तो पता है, कई बार यूज किए हैं, डी, तो क्या हो जाएगा 4 का डी, 4 का डी इसमें भी है इसमें भी है। चलो अब जिसका और पता है, एनर्जी डेंसिटी का अपने को पता है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, तो 3 का बी, तो 3 का बी 3 का बी है, दोनों में तो सारा ऑप्शन सेम ही है, CABD, CABD, तो मतलब दोनों में से कुछ भी लेके चलो दोनों सही है। मतलब ये क्वेश्चन आपको नंबरिंग के हिसाब से दिया गया था, 31, 32 क्वेश्चन, 33, 34 इस टाइप से, तो सबको एक साथ रखे हैं, तो माय मिस्टेक कि आपको इसमें नंबरिंग चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। तो सी या डी दोनों में से कुछ भी चलेगा। तो 46, चलिए 47, the AC source of angular frequency omega is connected to a LRC circuit, the peak value of current will be maximum when, peak value is maximum when the LRC श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है। धारा का शिखर मान महत्तम होता है कब, जब XL बराबर होता है XC के, तो सिंपल सा XL बराबर होता है XC के, तो XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, और XC बराबर 1 बाई ओमेगा C, तो इस साइड आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई LC, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई √LC, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाई √LC। रेजोनेंस का अनुनाद की स्थिति होती है।
तो 47 का सी। 48 टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन कैन यूज, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हमें प्रयोग करना होता है। 2009 में पूछा है। देखो डायनमो का यूज किया जाता है, यहाँ एसी डायनमो डीसी डायनमो दोनों चलेगा, ठीक है, क्योंकि एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर दोनों में मैकेनिकल एनर्जी को ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो 48 ये अपना हो गया। चलिए 49 की बात करते हैं। एसी वोल्टेज अक्रॉस ए रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग, एसी वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? एसी हॉट वायर। तो 49 का बी। 50 इन एलवी, एल be the inductance, R be the resistance and C be the capacitance of a capacitor, then the dimension formula of L by R and RC। ऑलरेडी RC का इससे पहले भी निकाले हैं, चलो फिर से निकाल लेते हैं। तो RC निकालने के लिए हमको इसका यूज करेंगे, याद होगा जैसे किए थे, R इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 1 बाई ओमेगा सी। तो RC इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा, मतलब 1 बाई ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है पर सेकेंड, तो मतलब इसका हो जाता सेकेंड, एकदम फटाक से। उसी तरीके से अपने को L बाई आर चाहिए, तो हम लोग यूज करेंगे R इक्वल्स टू ओमेगा L। तो L बाई आर मतलब ये इस साइड L बाई आर ही है ना, L बाई आर, तो हो जाएगा 1 बाई ओमेगा इज इक्वल्स टू L बाई आर, और 1 बाई ओमेगा के जस्ट निकाले क्या होता है सेकेंड। तो इसका डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा m0 L0 t, और इसका भी डायमेंशन क्या होगा m0 L0 t। कितना आसान, m0 L0 t, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 50 का डी। क्या तो यहां देखो इससे ही पहले बताए हैं, एक्सएल बोलो, एक्सी बोलो, जेड बोलो, आर बोलो, सारे के सारे रेसिस्टेंस या प्रतिरोध है, ओके, और सबका मात्रक क्या होगा ओम होगा, ठीक। तो उसका हेल्प लियर बना लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इतने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, चुन चुन के लाए हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमने बोला था अपने डिस्ट्रिक्ट का या जहां से भी आप हमें देख पा रहे हो, कमेंट करके पक्का बताइएगा, और लाइक का बाजू में बटन एकदम छोटू सा रहता है, टुक से मारिएगा, पुट से हमें खुशी मिलेगी। तो मिलते हैं अगली कहानी में। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। थैंक यू।